welcome back to this amazing GST Vistar batch and yes I hope that you all are doing great and आप लोग होमवर्क करके आए होंगे. ठीक है. सो मैम आपने तो बोला था कि सप्लाई चैप्टर आप करवाने वाले हैं. यस हम सप्लाई चैप्टर करेंगे बट आई थॉट कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आगे जीएसटी में जितने भी चैप्टर्स है उसमें यूज होने वाले हैं. ठीक है. सो मैंने एक अलग से यूनिट ही बना दिया है जीएसटी डिक्शनरी के नाम से जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके डेफिनेशंस मैंने एक जगह सारे कंपाइल करके रखे. तो आपको आने वाले चैप्टर्स में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी जहां पर भी ये वर्ड्स यूज होंगे आपको पहले से पता होंगे बिकॉज वो हम सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स वी हैव टू डिस्कस दीज डेफिनेशंस. ओके ओके मैम. चलो सबसे पहला देखो हम क्या पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. राइट. हाँ जी. अब वो क्यों आया क्या आया वो सब अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका है. हमें जानना है सबसे पहले जो नाम है ना गुड्स. गुड्स मतलब क्या होता है. सर्विसेज मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए. करेक्ट है. अभी वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है कि गुड्स मतलब क्या होता है पहले अपन समझते हैं. ठीक है. तो देखो गुड्स मतलब चीज. कौन सी चीज. मूवेबल प्रॉपर्टी है ना. द थिंग मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी. मनी को आप बेचोगे क्या. ये 100 रुपए का नोट है ये किसको दोगे आप. कितने में बेचोगे. नहीं ना. तो मनी और सिक्योरिटीज ये गुड्स नहीं होते. ठीक है. सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड. बाकी जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है ये कैलकुलेटर हो गया है ना. ये मेरे पास हार्ड ड्राइव है ये सब क्या है सर गुड्स है. ठीक है. जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है. राइट. ओके. लेकिन ध्यान रखना मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. ठीक है. भले ही वो मूवेबल क्यों ना हो. ओके ओके. अच्छा और क्या इंक्लूड होता है सर. बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम. मैम ये वर्ड तो हमने नहीं सुना है क्या होता है हमको नहीं पता. मैं बताती हूँ. जस्ट वेट. But includes actionable claim, then growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. अच्छा मतलब every kind of goods means every kind of movable property. ये तो हमको समझ गए. हमको समझ आ गया मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन सर क्या उसमें मनी और सिक्योरिटीज इंक्लूड होते हैं क्या. नहीं मैम मनी और सिक्योरिटीज जो है वो इंक्लूड नहीं होते. तो मैंने रॉन्ग कर दिया. ठीक है. अच्छा अब ना देखो जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो गुड्स का पार्ट है. जैसे जो खेत होते हैं उसमें जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं इसको भी तो लोग बेचते हैं. राइट. तो ये क्या गुड्स का पार्ट है क्या. हाँ जी ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स का पार्ट है. साथ में और क्या गुड्स का पार्ट है मैम. ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. लैंड में आपके ग्रास थिंग्स पेड़ पौधे है ना वो बेचने हैं. वो आपने अग्री किया कि हम इसको जब ये रेडी टू सेल हो जाएंगे ना जब ये निकल जाएंगे लैंड से निकल जाएंगे तब हम उसको सेल कर देंगे. तो हमने ये पहले ही अग्री कर लिया. अग्रीमेंट बेटा पहले होता है. अग्रीमेंट कर लिया कि जब ये रेडी टू सेल हो जाएंगे तब हम इसको परचेस कर लेंगे. राइट. और सामने वाले ने अग्री किया कि ठीक है ये रेडी टू सेल होने के बाद हम आपको इसको सेल कर देंगे. ठीक है. तो अग्री टू सेल before the contract of supply, before the supply only. right. yes. तो क्या लिखा है देखो grass and things attached to forming part of the land जो अग्री किया है before supply और under a contract of supply. डन. डन मैम. तो गुड्स में क्या क्या चीजें आती है क्या वो आपको समझा है ना. देखो ग्रोइंग क्रॉप्स फिर ग्रास एंड थिंग्स जो किसमें अटैच्ड है सर. grass and things attached to the land or forming part of the land. ठीक है. जो आपने अग्री किया है सेल करने का. ठीक है. अग्री टू बी सर्व्ड what before supply
or under a contract of supply. Got it? Done? Done मैम। तो ये तो अपने को आ गया समझ। मैम आपने एक और चीज बताया था जो हमारे एकदम ऊपर से गया था, एक्शनेबल क्लेम्स। ये क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम गुड्स का पार्ट है, ठीक है, ये सब गुड्स का पार्ट है, ठीक है। तो पहले वापस से, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होते, डज नॉट इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है। तो देखो क्या होता है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम मतलब फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, जैसे आपने अपने कार का इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब जब आप कार का इंश्योरेंस ले तो आप प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, अब आपको उसका क्लेम चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम चाहिए, ठीक है। ये आपका अधिकार है वो क्लेम लेना, क्योंकि आपने वो इंश्योरेंस क्लेम करवाया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा, अगर इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि नहीं देंगे क्लेम, तो क्या आप कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हो, लड़ सकते हो कि ये मेरा राइट था क्लेम लेना, इंश्योरेंस क्लेम लेना, बिकॉज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जिस क्लेम के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, एक्शनेबल क्लेम। तो देखो लिख लो, मैं कुछ चीजें से हिंदी में लिख देती थी ताकि मुझे याद रहे, चीजें समझ आए अच्छे से। तो जिस क्लेम के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, दैट इज व्हाट सर, एक्शनेबल क्लेम। ओके ओके मैम। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम है ना, वो भी गुड्स का पार्ट है, समझना बात को। एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, ठीक है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ आपको? हाँ जी मैम, समझ तो आ गया। तो एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities, but includes actionable claim and growing crops, grass and things attached to forming part of the land which is agreed to be served before supply or under a contract of supply। क्या गुड्स की डेफिनेशन आपको एक एक वर्ड क्लियर हुआ है? मैम क्लियर एक्शनेबल क्लेम का थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ है, बट देखो आगे मैं पूरा बताऊंगी। मनी का अलग से डेफिनेशन है, सिक्योरिटीज का अलग से डेफिनेशन है, बट जो यहां पर लिखा है अभी थोड़ा समझा आपको, फ्रेमवर्क रेडी हुआ दिमाग में कि गुड्स मतलब क्या होता है? यस मैम, हो गया। अब ये गुड्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें अलग से मनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है मैम, डन। मनी क्या होता है? देखो, मनी मतलब कोई भी इंडियन लीगल टेंडर और कोई भी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट। देखो, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी, पोस्टल मनी ऑर्डर, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कौन रिकॉग्नाइज करता है सर? विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चेक हो, मनी ऑर्डर हो, है ना, प्रॉमिसरी नोट हो, तो वो सब कौन रिकॉग्नाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, आपको कुछ खरीदना है तो आप मनी दोगे, राइट, आपकी लाइबिलिटी आप मनी पे करोगे, तो दैट मनी एक्ट्स एज व्हाट, अ कंसिडरेशन, ठीक है। और इन एक्सचेंज विथ इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी, और क्या इंक्लूड नहीं होगा सर मनी में? दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। अब ये क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मतलब जैसे 25 पैसा, 50 पैसा, जिसका आज कोई वैल्यू नहीं है, जो पुराना है, जो आपको शौक है कि चलो पुराने हम जमा करके रखते हैं, ऐसा होता है, तो वो आपने हेल्ड किया जस्ट फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, तो वो मनी का मतलब मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। समझना मेरी बात। देखो, गुड्स के डेफिनेशन में क्या मनी इंक्लूड है क्या?
नहीं, मनी इंक्लूड नहीं है। और मनी की डेफिनेशन में जो मनी आपने न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के कारण होल्ड करके रखा है ये इंक्लूड है। मतलब इवेंचुअली गुड्स की डेफिनेशन में क्या न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए जो आपने मनी होल्ड किया वो इंक्लूड होगा, जो 25 पैसे 50 पैसे आपने जमा कर रखे हैं जिसकी आज कोई इंडियन लीगल टेंडर में वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। समझ आई बात? ओके, समझ आई ना? गुड्स में मनी इंक्लूड नहीं है और मनी में न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए जो आपने होल्ड किया हुआ है वो इंक्लूड नहीं है। तो अल्टीमेटली गुड्स अपन मान सकते हैं न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए जो आपने होल्ड किया हुआ है। क्लियर? यस, मान सकते हैं। ठीक है मैम, ये भी क्लियर हो गया। ओके, कि मनी क्या होता है। अच्छा, सिक्योरिटीज क्या होता है? तो सिक्योरिटीज मतलब सिर्फ शेयर्स ही नहीं होता, शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड फ्यूचर्स भी होता है विच इज इन योर सीए फाइनल्स। तो आपको ये चीजें प्रैक्टिकली इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, अभी के लिए ध्यान देना कि इट शैल ऑल्सो इंक्लूड डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ये भी एक तरीके की सिक्योरिटीज होती है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, है ना, एंड प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं। सो ये भी एक तरीके का सिक्योरिटीज है। क्या? डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स। लेकिन जीएसटी कब लगेगा? वैसे तो ये मनी सिक्योरिटीज में इंक्लूडेड है। अगर मनी और सिक्योरिटी है मतलब गुड्स से बाहर है, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं। अगर गुड्स ही नहीं है तो जीएसटी क्यों लगेगा? करेक्ट है। लेकिन इसमें भी जीएसटी लग सकता है। कब लग सकता है? व्हेन इट इज सेटल्ड बाय व्हाट? डिलीवरी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड फ्यूचर्स में जीएसटी कब लगता है? जब उसका सेटलमेंट जो होता है ना वो बाय डिलीवरी होता है। अदरवाइज सिक्योरिटीज में जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, ठीक है मैम। तो हम क्या ये समझे क्या कि गुड्स की डेफिनेशन में ना मनी आता है ना सिक्योरिटीज आता है। ठीक है, ना मनी आता है ना सिक्योरिटीज आता है। बट अब ध्यान रखना कि जो डेरिवेटिव्स, जो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स होते हैं ये भी सिक्योरिटीज का पार्ट है, बट व्हेन इट इज सेटल्ड बाय डिलीवरी तो इसमें तब जीएसटी लगता है, जीएसटी पेबल। ठीक है, डन डन। वाओ, सो हमने मनी और सिक्योरिटी का भी डेफिनेशन देख लिया। एक्शनेबल क्लेम, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जिस क्लेम के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो दैट इज योर एक्शनेबल क्लेम। अब ध्यान रखना कि दैट क्लेम इज टू एनी डेट विच इज अदर देन अ डेट सिक्योर्ड। मतलब अनसिक्योर्ड डेट जो है वो ही एक्शनेबल क्लेम हो सकता है। समझना मेरी बात। अनसिक्योर्ड डेट मतलब जैसे आपने मान लो हॉस्टल पे रहने गए, ठीक है, रेंट पे। अब आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो दिया, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज का। ठीक है, अब आप जब आगे रेंट पे नहीं करोगे तो सामने वाला केस नहीं कर देगा डायरेक्टली आपके ऊपर। आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके पास जमा किया है उससे वो रिकवर करते जाएगा। ठीक है, सो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं हुआ। जो सिक्योर्ड डेट होता है दैट विल नॉट बी योर एक्शनेबल क्लेम और डेट अदर देन द डेट सिक्योर्ड मतलब अनसिक्योर्ड डेट। ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको पता है मॉर्टगेज, गिरवी रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी को। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें हाइपोथिकेशन और प्लेज होता है। तो जो चीजें सिक्योर्ड की जाती है बाय मॉर्टगेज, बाय हाइपोथिकेशन और बाय प्लेज, वो आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए ना? ओके मैम। of movable property or to any beneficial interest in movable property not in the possession either actual constructive of claimant which the civil courts, जो civil courts recognize करता है as affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। तो आप यहां पर ध्यान क्या रखने वाले हो कि ऐसा डेट जो कि अनसिक्योर्ड है, जो कि क्या है, अनसिक्योर्ड है, जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई बात समझ में?
in the court of law. This is your actionable claim. ये गुड्स का पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं अपन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। देखो ये कौन से सेक्शन पे डिफाइन है आपका एक्शनेबल क्लेम? 2 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विथ सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा टू नो द फुल डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम। एंड जीएसटी पर्पस के लिए मैंने जितना पढ़ाया है इतना सफिशिएंट है, ठीक है मैम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? मींस ऐसे एक्शनेबल क्लेम विच इज इन्वॉल्व्ड इन और बाय वे ऑफ व्हाट? 6 चीजें ध्यान रखना। yes 6 things to be consider: betting, casino, gambling। बेटिंग पता है ना, सट्टे लगाना, ठीक है। आईपीएल टीम ये जीतेगी, आरसीबी जीतेगी तो मैं 10,000 दूंगा, ऐसा। तो अगर जीत गई तो आपको 10,000 देने पड़ेंगे, अगर हार गई तो आप भी 10,000 गवा दोगे, करेक्ट है। तो बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग हो गया, राइट। जो गेम ऑफ चांस होता है, जैसे आपने लूडो खेले, लॉटरी लगाई, ये देखो लॉटरी हो गया। हॉर्स रेसिंग हो गया, ये हॉर्स जीतेगा ना तो इतने रुपए जो है वो मैं इसमें सट्टा लगा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? हॉर्स रेसिंग हो गया। लॉटरी, आपने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी जिसमें कोई चांस, सिर्फ चांस है, कोई ऐसी गेम ऑफ स्किल नहीं है वो, राइट। एंड देन लास्ट में ऑनलाइन मनी गेमिंग। आजकल लूडो में भी पैसे कमाए जाते हैं ना, ड्रीम 11 हो गया, ये सब क्या है? ऑनलाइन मनी गेमिंग है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। ये सब भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। मतलब अगर आपको पैसे नहीं दिए तो आप जो है वो क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो कि ये इस पे मेरा राइट था, हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारा ये सट्टा लगा था इस पे, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। 6 चीजें ध्यान रखना: बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। एंड ये 6 चीजों के लिए अलग से हर चैप्टर में जीएसटी के प्रोविजंस ऐड किए गए। पहले नहीं था ये, ठीक है, पहले नहीं था ये, बट अब ये चीजें ऐड की गई है। हर एक तरीके के प्रोविजंस जो नॉर्मल गुड्स में, नॉर्मल सर्विस में लगे जाते थे, वो अब अलग से जीएसटी के प्रोविजन बनाए गए इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए। गॉट इट मैम। नाउ कम टू सर्विसेज। तो हमने जो है ना वो गुड्स का जो डेफिनेशन है वो निचोड़ के पूरा समझ लिया है, ठीक है। मैं रिवाइज करवाऊं एक बार आप लोगों को। गुड्स मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन money and securities, and includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to the land forming part of the land which is agreed to be served before supply or under a contract of supply। इससे ज्यादा गुड्स का डेफिनेशन नहीं है। और आपको पता है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, मनी क्या होता है और सिक्योरिटीज क्या क्या होता है। गॉट इट। तो हमने क्या गुड्स का डेफिनेशन समझ लिया? डन। सर्विस का डेफिनेशन समझते हैं। बताओ सर्विस का डेफिनेशन, मैं बता रही बहुत हार्ड है। इट मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। वाओ मैम, वाओ, बहुत ही गंदा था ये, बहुत ही गंदा। तो देखो, गुड्स मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, सॉरी, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? सर्विस है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होता था, वैसे ही सर्विसेज में भी मनी और सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होता है। तो देखो, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, डन, मनी एंड सिक्योरिटीज। समझ आई बात? तो यहां पर सिर्फ गुड्स नहीं लिखना है, गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। बट इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड होता है सर्विसेज में? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, में इसको FCD, फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, टू अनदर FCD, फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है। मैम क्या बोल रहे हो आप? उनको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट क्रिएटर बने, ठीक है, या तो फिर कंटेंट क्रिएटर छोड़ो, आप दुबई गए,
ठीक है, या फिर आप यूएसए गए, डॉलर की इनकम हुई आपको, अब आपको इसको कन्वर्ट कराना है इनटू व्हाट, रुपीस। ठीक है, सो डॉलर टू रुपीस का जो कन्वर्जन होगा वो तो आपको बैंक वाला करके दे देगा, बट क्या आपसे वो चार्जेस लेगा, कन्वर्जन चार्जेस सेपरेटली कंसिडरेशन वो चार्ज करेगा? करेगा। तो जो बैंक ने आपको कन्वर्जन की सर्विस दी है फ्रॉम वन फर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए आपसे सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है, तो क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सर्विस मानेंगे? यस। देखो, मनी इंक्लूड नहीं होता, आई अग्री, सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होता, आई अग्री, यू ऑल अग्री? अग्री मैम। लेकिन जब एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्जन की सर्विस आपको बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपसे कन्वर्जन चार्जेस लिए जाते हैं, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, सो उस पर्टिकुलर चार्ज में जीएसटी लगेगा एंड इसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। उफ, समझा? पक्का? एकदम डेप्थ में बता रही हूं मैं, ठीक है? ठीक है मैम। सो सर्विसेज मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। क्या इंक्लूड होगा? कन्वर्जन, ध्यान रखना, ठीक है? बट सिर्फ डायरेक्ट कन्वर्जन मत लिख देना, उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से, जैसे लीगली लिखा हुआ है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, या तो मनी को यूज करने के लिए आपने जो चार्जेस लिए हैं, है ना, उसके कन्वर्जन के लिए बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए आपसे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। डन? यस मैम, डन। सो नाउ इट इज क्लैरिफाइड दैट expression service includes what? Facilitating or arranging the transaction in securities। पहले अपन ने मनी का पढ़ लिया कि मनी फॉर एग्जांपल फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन में जब आप कन्वर्ट करवाते हैं तो उस सेपरेट कंसिडरेशन को जो चार्ज किया जाता है उसको सर्विस मानते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटीज की। तो आप मतलब आपने सुना होगा या फिर आपके कोई सीनियर्स हो गए, कोई बड़े भाई बहन हो गए, वो ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है? जैसे उनका डीमैट अकाउंट है जिसमें वो लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की, तो उनसे चार्ज किया जाता है ब्रोकिंग चार्जेस, ठीक है? तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सिक्योरिटीज में, तो आपसे क्या चार्ज किया जा रहा है? ब्रोकिंग चार्जेस, एंड इस ब्रोकिंग चार्जेस में जीएसटी लगता है। सी, सिक्योरिटीज के सेल परचेस में जीएसटी नहीं लगता, ध्यान देना। आप शेयर्स लो, बेचो, जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन जरूर लगेगा, ठीक है? बचोगे नहीं, बट जीएसटी नहीं लगेगा। किस पे लगेगा जीएसटी? जो ट्रांजैक्शन आप करते हो उसमें जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, है ना, ब्रोकिंग चार्जेस हो गए, अरेंजिंग के लिए जो चार्जेस होते हैं, वो सारे चार्जेस में क्या लगता है सर? जीएसटी लगता है। गॉट इट? पक्का? डन। सो आई होप कि आपको गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। क्लियर? एकदम दिमाग में फिट अच्छे से? यस। तो सर्विसेज मींस एनीथिंग बट एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। और इंक्लूड क्या होगा? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर अ कंसिडरेशन, या तो फिर एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योरिटीज। तो ये मनी का कब सर्विस मानेंगे, सिक्योरिटीज का कब सर्विस मानेंगे, ये दिया गया है। डन। So what we did the definition of goods and services। जीएसटी में अपने को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई ये गुड्स है कि नहीं, भाई ये सर्विस है कि नहीं। अगर दोनों ही नहीं है तो जीएसटी तो आएगा ही नहीं, फिर तो आगे दिमाग ही नहीं लगाना है। समझो काई? समझ आया ना? यस। तो हमारे डेफिनेशन सर्विसेज तक कंप्लीट होते हैं, ठीक है? ओके। अब आगे जो हम सप्लाई चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, तो जैसे देखो इनकम टैक्स होता है। अब इनकम टैक्स कब लगेगा सर? भाई इनकम टैक्स लगने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इनकम। इनकम नहीं होगी तो इनकम टैक्स से तो फिर आप दूरी रहो, इनकम होगी तो इनकम टैक्स लगेगा। वैसे ही जीएसटी लगने के लिए टैक्सेबल इवेंट का होना जरूरी है। अगर वो इवेंट ही नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, फिर जीएसटी को भूल जाओ।
तो वो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है जीएसटी में? सप्लाई। जब सप्लाई होगा तब जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ कितना क्या दिया हुआ डेफिनेशन में कि टैक्सेबल इवेंट एक ऐसा ट्रांजैक्शन या फिर ऑकरेंस होता है दैट रिजल्ट्स इन अ टैक्स कॉन्सिक्वेंस। जैसे इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है? इनकम होना। वैसे ही जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई का होना जरूरी है, ठीक है। डन मैम, ओके। अब मैंने शॉप खोली क्लोथ्स की, ठीक है, मैं क्लोथ्स बेचती हूँ, सलवार सूट एंड जीन्स टॉप एवरीथिंग। वो मैं जब बेचूंगी तो दैट इज व्हाट? गुड्स। अब मैं बेच रही हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल, ठीक है। सो इफ एन इंडिविजुअल इज सप्लाइंग गुड्स टू द कस्टमर, क्या उसमें वो जीएसटी लगा सकते हैं? हाँ जी, एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट होती है टर्नओवर की, वो क्रॉस करेंगे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले और जीएसटी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया इंडिविजुअल की बात। क्या कोई कंपनी, क्या कोई फर्म, क्या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये लोग कुछ अगर गुड्स बेचते हैं तो ये भी क्या जीएसटी लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, देखो कोई भी पर्सन, अब पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता है, पर्सन को गवर्नमेंट ने काफी ब्रॉड डिफाइन कर दिया है, कोई नहीं छूटना चाहिए, हर तरफ से जीएसटी लाओ जीएसटी लाओ जीएसटी लाओ, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता पर्सन में, वो ध्यान रखना। समझ आती है क्या बात? सब आते हैं पर्सन में, पूछेगा नहीं एग्जाम में कि डिफाइन द पर्सन इन जीएसटी, नहीं, आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, है ना, एओपी, बीओआई, फिर आपका क्या हो गया? एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। कोई भी सोसाइटी विच इज डिफाइंड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, देन ट्रस्ट, एवरी आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सन नॉट फॉलिंग अबव। So these all are included in the definition of what? Person. कोई भी गुड्स बेचेगा, कोई भी सर्विस सप्लाई करेगा, that will be subject to what? GST. ठीक है, ठीक है। तो पर्सन की डेफिनेशन भी क्लियर है मैम। अब आते हैं रिलेटेड पर्सन में। ये डेफिनेशन जानना भी बहुत जरूरी है। आपने इनकम टैक्स अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में रिलेटेड पर्सन का जो है वो अलग से डेफिनेशन है ना, उसके अलग से प्रोविजंस है। तो वैसे ही जीएसटी में भी कई सारे चैप्टर्स में जो है वो रिलेटेड पर्सन से रिगार्डिंग एक अलग से प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल प्रोविजंस। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा ना कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है, राइट राइट। तो अगर आपके पास बुक आ चुकी है ना तो आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, स्कोप्स फंसे। स्कोप्स मतलब जैसे आप सीए बन जाओगे, आप सीओपी ले लोगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपको खुद की प्रैक्टिस, खुद की फर्म खोलनी है तो, ठीक है। अब जैसे ही आपने सीओपी ले लिया तो बहुत काम रहने वाला है, स्टार्टिंग में फंस जाओगे आप। तो वो सिर्फ एक न्यूमोनिक बनाया है मैंने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन याद रखने के लिए, कोप्स फंसे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या आएगा रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में। तो सी से कंट्रोल, ठीक है, सी से कंट्रोल। पहला उसमें क्या आएगा? वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। मतलब फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को, तो ए और बी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन, ठीक है। या तो फिर अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। मान लो ए बी को कंट्रोल करता है और सी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जो है वो कंट्रोल करता है दोनों को, बी और सी को। तो जो बी और सी है वो भी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एंड सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स अ थर्ड पर्सन। मतलब ऐसा हो सकता है कि बी और सी मिलकर क्या करते हैं? ए को कंट्रोल करते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं। तो जो बी और सी है वो क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। समझ आई क्या बात? तो ये था आपका सी फॉर कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। ये आपकी अलग ही डिक्शनरी बन रही है अब जीएसटी की, ठीक है। अब ओ से है सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मतलब फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड का जो डायरेक्टर है ना वो बी लिमिटेड का ऑफिसर है, और बी लिमिटेड का जो डायरेक्टर है ना वो ए लिमिटेड का ऑफिसर है। मतलब वन अनदर्स बिजनेस में आप या तो ऑफिसर हो डायरेक्टर हो।
समझ गए, एक में डायरेक्टर और दूसरे में ऑफिसर। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाने वाले हैं। गॉट इट? यस मैम गॉट इट। तो ये हो गया ओ। फिर आता है आपका पी। पी से है सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। तो पार्टनर्स भी क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूं मैं, ठीक है, ठीक है। फिर आता है आपका एस। एस से क्या बोलना चाह रहा है ये, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स और होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन और इक्वल्स टू 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब ये कि ए ने क्या किया है, बी लिमिटेड के, जस्ट अ सेकेंड इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। ए लिमिटेड ने क्या किया है, बी लिमिटेड के मान लो 30% शेयर्स ले लिए एंड सी लिमिटेड के मान लो 27% शेयर्स ले लिए। तो क्या ये 25% से ज्यादा है? हाँ जी। तो एक थर्ड पर्सन ने दोनों एंटिटी में 25% ज्यादा शेयर्स जो है, 25% से ज्यादा शेयर्स जो है वो होल्ड किए हुए है, वोटिंग स्टॉक्स, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या बन जाएंगे सर, रिलेटेड पर्सन बन जाने वाले। समझ आई बात? पक्का ना? तो इसलिए यहां पर एस है, क्यू स्टॉक्स, शेयर्स, बोथ ऑफ देम, ठीक है, एक थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है। ओके ओके, ओ भी हो गया, पी भी हो गया, एस भी हो गया। अब एफ ए, एफ ए से क्या होता है, एफ ए से होता है फैमिली। अब फैमिली की डेफिनेशन है यहां नीचे, ओके, फैमिली की डेफिनेशन है यहां पर नीचे। तो फैमिली मतलब क्या होता है सर, ये पिक्चर देखो, पापा, मम्मी एंड उनके बच्चे, ठीक है, सिबलिंग्स। तो ये है हमेशा स्पाउस और चिल्ड्रन फैमिली का पार्ट रहेंगे, ठीक है, ठीक है मैम। अब इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, क्या ये भी फैमिली का पार्ट है? देखो, इमोशनली नहीं सोचना है, लीगली सोचना है। क्या कि जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनके ब्रदर सिस्टर्स, ये फैमिली का पार्ट तभी बनेंगे जब ये इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, पैसों के लिए डिपेंडेंट है, खुद इंडिपेंडेंट नहीं है वो, ठीक है, वो डिपेंडेंट है। ओके, तो ध्यान रखना, फैमिली में हमेशा स्पाउस आते हैं और चिल्ड्रंस आते हैं। तो स्पाउस एंड चिल्ड्रंस ऑफ द पर्सन एंड जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं ना उस पर्सन के, वो तभी फैमिली का पार्ट बनेंगे व्हेन दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। तो तब जाके उनको क्या माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा और फैमिली की डेफिनेशन में वो लोग इंक्लूडेड होंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? पक्का? ठीक, ओके। तो ये हमारा एफ ए बी हो गया। फिर एस से क्या है, एस से है वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनायर ऑफ द अदर। मतलब जैसे कि मैं प्रिंसिपल हूं, ठीक है, आई एम द प्रिंसिपल। अभी मैंने अपनी बहुत सारी बुक्स जो है वो बनवाई जीएसटी की, ठीक है, एंड मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया कि वो क्या करे, मेरे बिहाफ में बुक्स सेल कर दे, ठीक है, वो सिर्फ मेरा ही काम करता है और किसी का काम नहीं करता है। तो वो मेरा क्या है, सोल एजेंट है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी बुक्स जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दी है, जो मेरे बिहाफ में पूरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, द डिस्ट्रीब्यूटर। तो सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर जो सिर्फ मेरा ही काम करता है, क्या वो भी रिलेटेड पर्सन कहलाएगा? हाँ जी, सोल एजेंट हो गया, है ना, जो और किसी का काम नहीं करता है। सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जो सारे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करके आता है मेरे बिहाफ में, तो वो भी क्या माना जाएगा सर, रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए। तो ये था पूरा, अच्छा नहीं, ये एस हुआ है ना, ई बचा है। ई से है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ऑलवेज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, ठीक है, ठीक है मैम। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय आपको समझाने की तो नीड नहीं है, एम्प्लॉयर, बॉस, एम्प्लॉय उनके लिए काम करते हैं, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों पर्सन भी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। तो क्या आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन समझ आती है? कोप्स फंसे, ठीक है। सी से कंट्रोल, ओ से ऑफिसर डायरेक्टर, पी से लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, एस से सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर जो पढ़ा था, और शेयर्स ऑफ मोर देन इक्वल टू 25%, एफ ए से फैमिली एंड ई से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है। फैमिली भी हो गया,
अब आगे बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट, भले उससे आपको पैसा कमाने मिले ना मिले, आपका इंटेंशन बिजनेस करना है ना, तो वो बिजनेस का डेफिनेशन में फॉल करेगा। पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी बेनिफिट, भले उसमें से कोई मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, कोई भी मैन्युफैक्चर हो, कोई भी आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, बट द इंटेंशन शुड बी क्लियर। ठीक है, ठीक है। फिर इस ट्रेड कॉमर्स वगैरह के लिए कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन इसके कनेक्शन में जो किया जाता है वो भी आपका क्या माना जाएगा? बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। या फिर सर देखो, आप पूरे 1 महीने में सिर्फ मैंने एक बुक बेची, तो क्या मेरे को ऐसे बिजनेस से बाहर निकाल दिया जाएगा क्या? मेरा वो मतलब बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी क्या मैं? बिजनेस के डेफिनेशन में फॉल नहीं कर पाऊंगी क्या मैं? नहीं। वॉल्यूम मैटर नहीं करता, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, ठीक है, नथिंग मैटर्स, द इंटेंट शुड बी क्लियर। okay okay ma'am, so any activity transaction in the nature of a above, whether or not there is volume, frequency, continuity, regularity of such transaction, that doesn't matter। ठीक है। फिर होता है सप्लाई और एक्विजिशन मतलब परचेस। एक्विजिशन मतलब क्या होता है? परचेस होता है। तो सप्लाई और परचेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कई सारा आपको गुड्स अक्वायर करना पड़ सकता है, खरीदना पड़ सकता है, कैपिटल एसेट, सर्विसेज लेनी पड़ सकती है, तो वो भी उस ट्रांजैक्शन को भी क्या मानेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members as the case में भी। जैसे क्लब हाउस है ना, उनके मेंबर्स के लिए वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पैसा भी चार्ज कर रहे हैं फॉर अ सब्सक्रिप्शन। ओके, जैसे जिम हो गया है ना, तो वो भी क्या है? बिजनेस है। डन। ओके। फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मुझे जो है मैंने क्या किया? डायरेक्टरशिप की सर्विस दिया किसी कंपनी में, और उन्होंने मुझे क्या दिया सर? डायरेक्टरशिप रेम्यूनरेशन दिया, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन दिया। ठीक है, सो मैंने सर्विस दिया उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, विच इज इन रिलेशन टू माई प्रोफेशन, so this will also be included in what? business। ठीक है मैम। फिर एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब, अब जैसे रेस क्लब ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, रेस क्लब जो है पूरा हॉर्स रेस करवाएंगी एंड फीस चार्ज करेगी, तो वो फीस भी क्या है सर? that is also included in the business, this activity is included in the business। ठीक है, जो लाइसेंस बुक मेकर होते हैं, जो कमीशन चार्ज करते हैं, है ना, वो सब क्या होगा सर? वो सारी एक्टिविटीज इट इज इंक्लूडेड इन द बिजनेस। ओके ओके मैम। फिर आता है सर आपका कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन विच इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूनिसिपल है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी है, उन्होंने क्या किया? अपनी एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी। अब म्यूनिसिपैलिटी क्या? एक लोकल अथॉरिटी है जिन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा? इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है मैम, समझ गए। अब गुड्स पता चल गया, सर्विस पता चल गया, पर्सन पता चल गया, बिजनेस पता चल गया, रिलेटेड पर्सन भी पता चल गया क्या होता है। अब गुड्स और सर्विसेज को कौन सप्लाई करता है? सप्लायर सप्लाई करता है। रिसीव कौन करता है? रेसिपिएंट रिसीव करता है। रेसिपिएंट बदले में क्या कंसिडरेशन देता है? कंसिडरेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, डन डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी डिक्शनरी। ओके, सो डोंट लाइक स्किप दिस लेक्चर, डायरेक्ट सप्लाई मत स्टार्ट कर देना। सप्लायर कौन होता है सर? इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल मीन द पर्सन सप्लाइंग, जो पर्सन गुड सप्लाई करता है, सर्विस सप्लाई करता है, एंड ऑल्सो इट शेल इंक्लूड an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied। मतलब जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, एंड इसमें उसका एजेंट भी इंक्लूड होता है जो एज सच
ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल गुड सप्लाई करता है, सर्विस सप्लाई करता है। ठीक है, ठीक है मैम। तो वो पर्सन को क्या माना जाता है? सप्लायर माना जाता है, नथिंग एल्स देन। लेकिन इतना बड़ा और इंक्लूड किया गया है सप्लायर की डेफिनेशन में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, उस रिगार्डिंग इस डेफिनेशन में भी कुछ इंक्लूड किया गया है। क्या? देखो, however this is O, however a person who organizes or arranges directly or indirectly, जो पर्सन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अरेंज करता है, क्या अरेंज करता है? सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। जैसे कि आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना हो, वो कोई पर्सन सप्लाई, है ना, वो पर्सन ऑर्गेनाइज करता है ना, इंक्लूडिंग अ पर्सन जो हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई। वही मैंने बताया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो मैनेज करता है, ठीक है। इट शैल बी डीम्ड टू बी द सप्लायर ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम। ये माना जाएगा कि वो डीम्ड सप्लायर रहेगा उस स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का, ठीक है। वेदर सच एक्शनेबल क्लेम आर सप्लाइड बाय हिम और थ्रू हिम एंड वेदर कंसिडरेशन, अब देखो, चाहे वो उसके थ्रू सप्लाई किया गया हो या फिर उसने खुद ने सप्लाई किया हो, ये माना जाएगा कि वही सप्लायर है एक्शनेबल क्लेम का, ठीक है। अब इसमें पैसे में कैसा होता है, या तो मनी या फिर मनी इज वर्थ, कुछ और चीज गिरवी रखवा दी, है ना, कुछ और चीज पेमेंट कर दी टू प्ले द गेम, राइट। इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, कुछ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं, है ना, क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारी चीजें जो आप in the form of consideration देते हो टू प्ले द गेम्स, टू अवेल दिस एक्शनेबल क्लेम वाली सर्विस, ठीक है। ओके मैम। देन फॉर सप्लाई ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम, देखा जाता है एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, ठीक है। वो आप पे करते हो और कन्वेड टू हिम और थ्रू हिम और प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल इन एनी मैनर एंड ऑल द प्रोविजंस, सारे प्रोविजंस इस एक्ट के अप्लाई होंगे उस सप्लायर के ऊपर जो पूरा वेबसाइट मैनेज करता है, डिजिटल हर चीज मैनेज करता है, ओन करता है, ऑपरेट करता है, उसको हम डीम सप्लायर मान रहे हैं ऑफ दैट एक्शनेबल क्लेम। तो ये सारे जो प्रोविजंस के एक्ट है ना, ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच सप्लायर ऑफ व्हाट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एज इफ वो ही सप्लायर है which is who is liable to pay the tax in relation to supply of actionable claim। समझ आई बात? तो ध्यान रखना, सप्लायर में सिर्फ गुड्स और सर्विस जो सप्लाई करता है वो तो है ही, बट साथ में जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनेज करता है, ओन करता है, ऑपरेट करता है, ताकि क्या हो सके, एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई हो सके। सो दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी द सप्लायर ऑफ दैट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और जो प्रोविजंस है इस एक्ट के वो उस पर्टिकुलर डीम्ड सप्लायर के ऊपर भी एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि वही लायबल रहेगा टैक्स पे करने के लिए ऑन दैट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। समझ आए सप्लायर का डेफिनेशन? अब इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें पहले ही पढ़ानी थे, ठीक है। सप्लायर ने गुड सर्विस सप्लाई की, किसको? रेसिपिएंट को। तो बस जिसको गुड सर्विस मिलेंगे क्या उसको ही रेसिपिएंट बोलेंगे? और क्या क्या इंक्लूड होगा डेफिनेशन में? तो देखो, अगर कंसिडरेशन पेबल होगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल मुझे मैकबुक चाहिए, ठीक है, मैं अब ग्रो कर रही हूँ, है ना, एंड मुझे मैकबुक चाहिए ताकि मैं अपने प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूं, मुझे बहुत काम आएगा आगे। तो मैं गई लैपटॉप वाली शॉप में, मैं क्रोम आ गई मान लो, ठीक है, या फिर एप्पल के ही शोरूम में गई। अब मुझे चाहिए मैकबुक, तो मैंने ले लिया, बुक कर लिया, मैं बोला कि सर मैं पैसे आपको 1-2 दिन में लाकर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आई एम लाइबल टू पे, राइट, एंड आई एम ओनली बी द रेसिपिएंट, क्योंकि मुझे मैकबुक मिलने वाला और मैं उसको पेमेंट करने वाली। तो जहां पर पैसा इज पेएबल, वेयर द कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो रेसिपिएंट कौन होगा? तो रेसिपिएंट कौन होगा? द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, जो पर्सन उस कंसिडरेशन को पे करने के लिए लायबल होगा, दैट पर्सन विल बी द रेसिपिएंट। डन, पहला केस। दूसरा केस, जहां पर कोई कंसिडरेशन पेएबल नहीं है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, इन दैट केस किसको रेसिपिएंट मानेंगे? जिसको गुड्स जो है वो डिलीवर होंगे,
और मेड अवेलेबल और टू whom possession और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल। सीधी सी बात है, मेरे को मैकबुक दे रहे हैं उन लोग, मुझे घर आकर डिलीवर कर दिया उन्होंने गुड्स मैकबुक, तो फिर रिसिपेंट कौन होगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं बेसिक सी बात लिखी गई है। कंसिडरेशन पेबल होगा तो वो रिसिपेंट होगा, वो पर्सन रिसिपेंट होगा हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। जहां पर कोई कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं और द गुड्स आर मेड अवेलेबल, जिसकी पोजेशन में गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, दैट पर्सन विल बी द रिसिपेंट। ठीक है, ये था गुड्स के केस में। सर्विस के केस में अगर कोई भी कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो फिर जिस पर्सन को सर्विस रेंडर्ड हुई है, रिसीव हुई है, वो पर्सन रिसिपेंट है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम। एंड ध्यान रखना, जैसे सप्लायर में उसका एजेंट भी इंक्लूड होता है सप्लायर की डेफिनेशन में, वैसे ही रेसिपेंट ऑल्सो इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपेंट इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। तो अगर रेसिपेंट के बिहाफ में कोई गुड्स सप्लाई रिसीव कर रहा है, कोई गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा है, तो वो पर्सन भी रेसिपेंट के डेफिनेशन में फॉल करेगा। ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए, समझ गए पक्का? ओके मैम। अब आते हैं अपन कंसिडरेशन में। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आई मस्ट से पे अटेंशन टू दिस। कंसिडरेशन क्या होता है? देखो बच्चा, सप्लायर ने गुड्स और सर्विस दिया रेसिपेंट को, है ना? अपने को दोनों का डेफिनेशन पता है अच्छे से डिटेल में। अब रेसिपेंट भी तो कुछ देगा ना बदले में, क्या देगा? कंसिडरेशन देगा। अब इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? तो कंसिडरेशन मतलब पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। जरूरी नहीं है कि मनी, काइंड भी हो सकता है, तो और अदरवाइज लिखा है। डन डन। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस फॉर द सप्लाई। मतलब फॉर एग्जाम्पल जेठा भाई आ गए अपने वापस। जेठा भाई की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है ना? हाँ जी। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजू में एक और कॉम्पिटिटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलना चाहता है। तो अब जेठा भाई ने बोला कि देख, इस एरिया में तो नहीं खोलने दूंगा मैं, है ना? मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ 2-3 लाख रुपए, कहीं और जाके तू अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप खोल, मेरे एरिया पे मेरा दुकान बढ़िया चल रहा है और तू यहाँ पर दुकान नहीं खोलेगा। तो सामने वाले ने मुझे क्या दिया है? सर्विस दिया है कि वो मेरी बात मान रहा है, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, राइट? जेठा भाई क्या कर रहे, उसको नहीं बोल रहे, तो सामने वाला ना करने के लिए हाँ कर रहा है ना, दैट इज द सर्विस। एंड उसके अगेंस्ट जेठा भाई क्या दे रहे हैं? उसको कंसिडरेशन दे रहे हैं उस सर्विस के लिए जिसने मान गया, नॉन कम्पीट वाला। ठीक है, तो वही लिखा है। फोरबियरेंस वो भी एक तरीके का कंसिडरेशन हुआ। तो सामने वाले ने कंसिडरेशन क्या दिया? न मानना, मतलब जो दुकान न ओपन करना, नॉन कम्पीट किया, उसने मान लिया। ठीक है, वो भी क्या होगा? एक तरीके का कंसिडरेशन ही होगा। सो उसका मॉनिटरी वैल्यू क्या है अपना? जेठालाल ने जो दिया 2 लाख 3 लाख रुपए उसको दे दिया। ठीक है, सो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट फोरबियरेंस फॉर द सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स इन द कंसिडरेशन। ठीक है, ओके। और ये कौन देता है? रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन, कोई भी दे सकता है। जैसे मैं आप लोगों को, आपने मेरी बैच परचेज करी, ठीक है, पैसे कौन दिया? आपने। कुछ लोग मे बी खुद से कमा के देते होंगे या फिर मोस्टली पेरेंट्स देते हैं। ठीक है, तो रेसिपिएंट या फिर कोई भी अदर पर्सन पैसे दे सकता है। ठीक है, ठीक है, पैसे कोई भी दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज व्हाट? पेमेंट। अब देखो, यहां तक का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ? हाँ मैम। अब आते हैं अपन, अब जैसे आप लोग की जब आर्टिकल से स्टार्ट होगी, अब कुछ लोग बाहर करेंगे, मे बी बिग 4 में करेंगे, मे बी बाहर करेंगे, आउट ऑफ स्टेट जाएंगे। अब उनको हॉस्टल वगैरह में रहना पड़ेगा, पीजीज में रहना पड़ेगा, राइट? तो उनसे क्या मांगा जाएगा? एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगी जाएगी। मान लो 10,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगी। ठीक है, फिर उनका मंथली रेंट जो स्टार्ट होगा वो होगा। अब ये जो ₹10,000 है, क्या इसको भी हम कंसिडरेशन मानेंगे क्या? आप बताओ, क्या इसको भी हम कंसिडरेशन मानेंगे? ₹10,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है उसको? नहीं, नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे? तो देखो, ये जो है ना, आपने रेंट मंथली प्रॉपर आप पे कर रहे हो, बट जिस टाइम आपने रेंट पे नहीं किया है ना, आपने 2-3 मंथ डिले कर दिया रेंट पे करने में, तो ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10,000 है ना, इसमें से फिर जो है वो यूज किया जाएगा आपके रेंट के लिए। तब मानेंगे कि ये कंसिडरेशन है।
जब तक यूज नहीं करते, जब तक सिर्फ रखा हुआ है, तब तक कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, जब उसको यूज करना स्टार्ट करोगे, अप्लाई कर दोगे, है ना, तब उसको क्या मानोगे, कंसिडरेशन मानोगे। तो क्या लिखा है, डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। अप्लाई करोगे तब कंसिडरेशन मानोगे, अदरवाइज कंसिडरेशन नहीं मानोगे। ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए। तो डिपॉजिट वाला केस क्लियर है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना, सब्सिडी जो होती है ना, सब्सिडी जो होती है गवर्नमेंट जो देती है सब्सिडीज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसको आप कभी भी कंसिडरेशन का पार्ट मत मानना। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, कोई स्कूल है, स्कूल में सब्सिडी प्रोवाइड करी उन्होंने, ठीक है, मान लो 50,000 की सब्सिडी दिया। अब ये 50,000 क्या आप कंसिडरेशन का पार्ट बनाओगे क्या? मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया एंड अगर आप उसको कंसिडरेशन का पार्ट बनाते हो, पूरी वैल्यू का पार्ट बनाते हो, तो क्या इसमें आप जीएसटी लगाओगे? मतलब जो सब्सिडी आपको मिल रही गवर्नमेंट से, उसमें जीएसटी लगा के उनको वापस दोगे? नहीं ना, नो मैम। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट सब्सिडी जो होती है वो हमेशा कंसिडरेशन से क्या होती है सर, एक्सक्लूड होती है। इट विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। ठीक है, हमेशा एक्सक्लूड होती है। तो ये था आपके कंसिडरेशन का डेफिनेशन। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। पूरे बेस में आपके बहुत स्ट्रांग करना चाहती हूँ ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे बोर हो रहा हो, चाहे मजा नहीं आ रहा हो, दोनों का मतलब एक ही हो गया। आगे आपको मेरा फोकस यही है कि एग्जाम ओरिएंटेड प्लस आगे जब आप अपनी ऑफिस स्टार्ट आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तब भी आपको ये चीजें बेसिक क्लियर होगी, किसी के सामने ऐसे बेइज्जती नहीं होगी आपकी, नहीं तो बोल देंगे कैसे सीए इंटर पास हो गया, नहीं सुनना है ना ऐसा आपको। ठीक है, ओके मैम। तो देखो ये जो अब चार्ट में पढ़ाना अपने, चार्ट से सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, डिपॉजिट्स वाली, गवर्नमेंट सब्सिडी वाली, एवरीथिंग यू कैन रीड दिस आउट। ओके ओके, सो हमने कंसिडरेशन का मतलब भी पढ़ चुका है। कंपीटेंट अथॉरिटी मीन्स सच अथॉरिटी मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, बहुत इजी डेफिनेशन। अब आता है डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। तो देखो डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन का बहुत रेलेवेंस होने वाला है सेल्फ सप्लाई चैप्टर में, तो ध्यान से देखना, बेसिक से समझना। सबसे पहले तो ये वर्ड ध्यान रखना, सेम पेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अरे मैम ये क्या बोल दिया है आपने? देखो अब जैसे ना मेरी एक ब्रांच केबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, केबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रांच है छत्तीसगढ़ भिलाई में, ठीक है, एक ब्रांच है छत्तीसगढ़ भिलाई में। अभी मेरा बढ़िया चल रहा है काम, है ना, जो टर्नओवर लिमिट है ना वो भी थ्रेशोल्ड उस टर्नओवर से क्रॉस हो गई एंड मैंने क्या ले लिया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। कहां पर? भिलाई में, छत्तीसगढ़ स्टेट में। ठीक है, अब मुझे इसको और एक्सपैंड करना है, तो अब दूसरी ब्रांच जो है ना वो मैंने कहां पे खोली, आपको पता है, केबीसी प्राइवेट लिमिटेड मैंने ओपन करी रायपुर में। ठीक है, रायपुर में ओपन करा मैंने, ये भी छत्तीसगढ़ में, किसी को नहीं पता होगा तो भिलाई भी छत्तीसगढ़ में है, रायपुर भी छत्तीसगढ़ में है, और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं राजनांदगांव में रहती हूँ, वो भी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है मैम। अब सेम स्टेट, ठीक है, सेम स्टेट में है, एक भिलाई में है और एक रायपुर में है। तो यहां पर मैंने क्या सोचा कि मैं रायपुर में भी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेती हूँ सेपरेटली। ठीक है, तो जब सेम स्टेट में दो एंटिटीज, दो बिजनेस एंटिटीज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेती है तो ये दोनों ही एंटिटीज को क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ये अलग अलग पर्सन से ऐसा माना जाएगा। अब हो सकता है कि मैंने भिलाई से जो है ना वो काफी सारी बुक्स मैंने ट्रांसफर करवाई रायपुर ब्रांच में, रायपुर ब्रांच में जो मैंने ऑफिस ओपन की वहां पर। ठीक है, तो जो मैं ट्रांसफर करके बुक्स यहां से यहां तक मूवमेंट करवाऊंगी गुड्स का, है ना, तो उसको भी अपन एज अ सेपरेट सप्लाई ट्रीट करेंगे।
ये मैं सप्लाई चैप्टर में बताऊंगी, बट आपको डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब पता होना चाहिए कि सेम पैन है, पैन तो सेम ही है दोनों का, बट हमने रजिस्ट्रेशन अलग अलग ले लिया है विद इन द सेम स्टेट। तो जब सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। गॉट इट? गॉट इट। अभी देखो ये तो हो गया सेम पेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। वहीं अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, अब मैंने मान लो जो मेरा रायपुर ब्रांच मैंने ओपन कर लिया, अब मैंने एक महाराष्ट्र नागपुर में ओपन किया एक ब्रांच, ठीक है। यहां पर तो मेरे को कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेट ही अलग हो गया। तो जब अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो ये केबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये केबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी क्या बन जाएंगे सर? आपके डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। तो सेम पैन के अंदर जितने भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है उनको हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, ठीक है। तो चाहे वो सेम स्टेट हो, बट ध्यान रखना अगर सेम स्टेट में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन है, मैंने रायपुर में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेना होता है, मुझे ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं करने, एक ही रजिस्ट्रेशन में खुश हूं मैं, तो फिर उस केस में रायपुर वाला केबीसी प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई वाला केबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना बड़ा जरूरी है, ध्यान रखना सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। पक्का? ठीक है मैम, समझ गए। तो देखो यस, देखो अ पर्सन who has obtained or is required to obtain more than one registration, जिसको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ना, वेदर चाहे एक सेम स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में, है ना, और इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या तो एक सेम स्टेट में या तो फिर एक से ज्यादा स्टेट में उन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, इन रिस्पेक्ट टू सच रजिस्ट्रेशन उनको अपन क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। ओके मैं एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बता रही हूँ, तो आपको समझ आ रही होगी, आई होप सो, ठीक है। नहीं आई होगी तो आप लोग जो भी जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ठीक है मैम। फिर आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी ये क्या होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन? तो देखो, अब देखो जैसे मैंने बताया ना भिलाई में क्या है, केबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अब ना मैंने क्या किया, मान लो राजस्थान में एक और कोई शॉप खोली दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस एजुकेशन, एल्कोहलिक, मैम ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे करोगे? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पैसे कमाने हैं मुझे, एल्कोहलिक लिकर, जस्ट एन एग्जाम्पल, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। शॉप खोली मैंने। अब ये जो मैंने शॉप ओपन की है, अब आपको पता है ना कि गुड्स या फिर सर्विस और पूरे जीएसटी से बाहर है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसमें जीएसटी नहीं लगता, विच इज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। तो क्या यहां पर क्या हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा? क्या नहीं लेना होगा, बट भिलाई में तो जीएसटी में मेरा रजिस्ट्रेशन है ना, यस। तो जहां पर एक एंड अनरजिस्टर्ड है, और एक एंड रजिस्टर्ड है, बट है तो मेरा ही, है ना, तो हम इसको क्या मानेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये एक एंड अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो देखो where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment and it has an establishment in another state or union territory, तो उस केस में such establishment shall be treated as what? Establishment of what? Distinct person। समझ आई बात? यस मैम समझ आ गई। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है? अभी के लिए ध्यान रखना एग्जेम्प्ट सप्लाई में जीएसटी नहीं लगता, बाकी मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगी, एकदम से फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पेंडिंग रखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वाओ। इंडिया, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस यू इन चैप्टर नंबर 3, जो रेलेवेंट पार्ट है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी,
नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या होता है? जो आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी है। वाओ, मतलब जैसे इंडिया, इंडिया अपनी टैक्सेबल टेरिटरी है। अब इंडिया के बाहर जितनी भी टेरिटरीज है दैट इज व्हाट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब कौन होता है? मीन्स अ पर्सन who on whose behalf an agent carries on the business। obviously वही होता है जिसके behalf में एजेंट क्या करता है, बिजनेस जो है वो कैरी करता है, बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है मैम, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? तो देखो, टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या तो फिर लायबल है टू बी रजिस्टर्ड। मतलब हो सकता है कि उसका टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गया है एंड उसको जीएसटी में अब रजिस्ट्रेशन लेना है, लायबल है वो, उसको भी अपन क्या मानेंगे? टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। बाकी इन डेप्थ विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। ठीक है, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? डोंट वरी, जितने जो कुछ डेफिनेशंस है जो अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है वो मैं आपको वापस से बाद में बताऊंगी जब वो रेलेवेंट होगा, बट जितने भी रेलेवेंट है वो मैंने आपको इन डेप्थ बता दिया है। ठीक है, ठीक है मैम। फिर टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जिसमें टैक्स लगेगा, विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। ओके, टैक्सेबल टेरिटरी मींस द टेरिटरी टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अप्लाई, दैट मींस अवर इंडिया। ठीक है, ओके। लास्ट, एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, है ना, अरहेटिया, दिल क्रेडर एजेंट एंड ऑक्शनर। ये दिल क्रेडर एजेंट मैं आगे आपको बताने वाली हूँ इन डेप्थ इन द सप्लाई चैप्टर। तो जो बिहाफ में काम करता है सप्लायर के या फिर रेसिपिएंट के, वो कौन होता है? सर, एजेंट को होता है। ठीक है, ठीक है मैम। सो यस, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करवा चुकी है। एक जो 2-3 बची है ना, वो मैं आपको चैप्टर के साथ ही बताऊंगी। ठीक है, ठीक है मैम। सो आपको अब क्या करना है, ये डेफिनेशन भी रिवाइज करके आनी है एंड देन अपन क्या करेंगे? सप्लाई चैप्टर करेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है दैट इज ऑफ सप्लाई, एकदम। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड टिल देन ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। होमवर्क करके जरूर आना। थैंक यू।